must have been silent. Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो. इसी के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें ये आर्टिकल्स हैं that we have to cover and we'll talk about them in detail in a very comprehensive way. टाइम है हमारे पास तो भागना नहीं है, आराम से हर एक चीज़ को कवर करेंगे so that आपको चीज़ें याद भी रहें और आप रिवीजन भी करो, वो भी बहुत ज़रूरी है. और इसका 360 डिग्री हर एक आर्टिकल को इस तरीके से कवर करो कि बाद में ये ना लगे कि ये छूट गया, काश वो भी कंप्लीट उसी टाइम कर लिया होता. तो जब जो चीज़ है उसको उसकी पूरी एनालिसिस कर लो, ठीक है. नाउ लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे सो दैट यू हैव दैट कनेक्टिविटी ऑल थ्रू आउट दिस लेक्चर. पहला तो अपना भारत रत्न के बारे में हम पढ़ेंगे. भारत रत्न से एसोसिएटेड जितनी भी जानकारी है, एलिजिबिलिटी, कैसा ये अवार्ड है, किसे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वो सब कुछ, व्हाई इट इज इन न्यूज. सो दिस इज वी विल बी डिस्कसिंग इन भारत रत्न. फिर अगली है अपनी एक्सरसाइज साइक्लोन. तो ये एक्सरसाइज जो है अभी क्यों न्यूज में है, कहाँ कंडक्ट करी जाती है, कौन सा एडिशन है, क्या एम है, क्या पर्पस है, कितने फेजेस में होती है, राइट. इस एक्सरसाइज से होगा क्या, वो हम लेंगे. फिर उसके बाद यू कैन सी द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज FAO कमेटी ऑन फिशरीज, राइट. तो नाम से ही पता चल रहा है कि फिशरीज मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है. अभी न्यूज में क्यों है वो आई टेल, क्योंकि चलो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस कमेटी ऑन फिशरीज, राइट, सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट. तो ये पूरी मतलब FAO's कमेटी ऑन फिशरी क्या है, कैसी बॉडी है, कब एस्टैब्लिश हुई, क्या फंक्शन है इसके, वो सारी डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में. फिर हम इसके बाद FAO के बारे में भी पढ़ लेंगे साथ ही साथ, क्योंकि इनकेस FAO से भी सवाल बने तो वो हमें मालूम हो कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, FAO कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, कैसी एजेंसी है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी बातें. Then we'll discuss about cattle breeds, गिर एंड कंकरेज cattle breeds. हम इसलिए ये डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडिया ने इंपोर्ट करे हैं क्या 40,000 डोसेज ऑफ बुल सेमेन फ्रॉम ब्राजील. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने इंपोर्ट किया है टू बूस्ट द मिल्क आउटपुट, राइट, ऑफ दीज ब्रीड्स वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सो ये क्या है और ये अबाउट कंकरेज, अबाउट गिर ब्रीड, ब्राजील से क्यों इंपोर्ट किया है, वो सारी डिस्कशन होगी. देन बाय द एंड ऑफ द लेक्चर विल डिस्कस अबाउट पराक्रम दिवस. पराक्रम दिवस जो है प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली हैज एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस दिवस. कैसा दिवस है, कब मनाया जाता है, बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि 23 ऑफ जनवरी हर साल 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एज पराक्रम दिवस. इट इज टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस. ठीक है जी. तो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है. तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उनसे एसोसिएटेड सारी बातें जानेंगे. आपके मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक टॉपिक रह जाएगा, हो जाएगा ये. सो इस तरीके से हम इस सेशन में प्रोसीड करेंगे. सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड डोंट फॉरगेट टू give your comment in the comment box. You can share your feedbacks also and subscribe तो चैनल को कर ही लिया होगा. जिन्होंने नहीं किया है do subscribe, right? चलिए जी, तो फिर शुरू करते हैं and let's take this lecture ahead. Karpur Thakur, a prominent Gandhian socialist leader and former Bihar chief minister, will be awarded this award Bharat Ratna पॉस्ट्यूमसली. सो बेसिकली ये पॉस्ट्यूमसली उन्हें मिलेगा. अब हम बात कर लेते हैं भारत रत्न अवार्ड की, राइट. अच्छा, सवाल बन सकता है कि क्या ये अवार्ड पॉस्ट्यूमसली दिए जाते हैं, शुरू से दिए जाते हैं या कुछ बाद में चेंज हुआ ऐसे रूल्स में, वो भी आपको मालूम होना चाहिए. नाउ भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ द कंट्री. 1954 में इट वाज इंट्रोड्यूस. तो ये सारी बातें मैं यहाँ से कहीं और से नहीं है, यही आपके सामने लिखी हुई है. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 का है. मैं लाइंस रीड नहीं करूंगी, आप सुनते जाइए, राइट. उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल सर्विस करी हो टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट,
लिटरेचर, राइट, एंड साइंस, पब्लिक सर्विस के अंदर। तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो सरकार देती है टू रिकॉग्नाइज दैट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स। 1954 में ये अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड। कोई भी पर्सन irrespective, regardless of their race, occupation, position or sex, is eligible for this award. They can be considered for the Bharat Ratna. Now, while it's usually given to people born in India, usually, ये term ध्यान में रखना, usually they are conferred to on Indian born citizens, but there have been exceptions also. Right? Mother Teresa, who wasn't born in India, received the award. Khan Abdul Ghaffar Khan from Pakistan, Nelson Mandela from South Africa. They're not Indian citizens, but they have been honored with Bharat Ratna. So, यहाँ से अगर statement बने, so make sure that you're able to remember this. Now, originally ये जो award थे, they couldn't be given posthumously. Right? After a person's death, they are not given. They were not given, but the rule was changed. 1955 के अंदर it was amended, and after 1955, it was allowed that individuals can be honored even after their demise. So the first person to receive Bharat Ratna posthumously was former Prime Minister Lal Bahadur Shastri जी. ये सारे फैक्ट्स बनते हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं. तो ये मैंने आपको बताया कि ये अवार्ड जो दिया जाता है, इट इज गिवन टू द वन हु हैव डन समथिंग लाइक ट्रूली एक्सेप्शनल, किसी भी एरिया में ह्यूमन अचीवमेंट की, आर्ट, साइंस, पब्लिक सर्विस. नाउ द रिकमेंडेशंस फॉर भारत रत्न आर मेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. सो प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स फॉर द भारत रत्न डायरेक्टली प्रेसिडेंट को. कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं रहता कोई फॉर द रिकमेंडेशन की दूसरों से रहे देयर रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर अदर्स. नो, Prime Minister recommends. Now the number of Bharat Ratna award that are given in a single year, वो कितने होते हैं? मैक्सिमम 3. क्या दिया जाता है? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा साइन होता है, मेडेलियन, एंड इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता. ध्यान में रखिएगा, कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता है. वो लिख देंगे 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 5 लाख, कुछ नहीं होता है. Right? No monetary grant is given. Right? So this was about Bharat Ratna. Now moving ahead with the next article, that is your exercise cyclone. Indian Army contingent comprising how many? 25 personnel, where they have reached Egypt. किस लिए? To take part in India-Egypt Joint Special Force Exercise Cyclone. ना ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन है 22 जनवरी से 1 फरवरी तक इजिप्ट में अंशा के अंदर इट विल बी कंडक्टेड, एंड ये इसका सेकेंड एडिशन है एक्सरसाइज का. पहला एडिशन लास्ट ईयर हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ था. तो पहला एडिशन हो चुका, दूसरा एडिशन अभी बाहर हो रहा है, इजिप्ट के अंदर हो रहा है, पहला इंडिया में हुआ था. अब ये जो इंडियन कंटिजेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय the troops from Parachute Regiment, Special Forces, and Egyptian contingent comprising 25 personnel is being represented by their Egyptian Commando Squadron and Egyptian Airborne Platoon. हमें मतलब वो उनकी तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे लिए इतना, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम इजिप्ट का एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं ना. अब इस एक्सरसाइज का एम क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हो ना. पर्पस क्या है इस एक्सरसाइज का? इट इज टू मेक बोथ Indian and Egyptian forces familiar with each other's ways of working. मैं सिंपल टर्म में बता रही हूँ. सिंपल टर्म में एक्सरसाइज का यही मतलब होता है, आप कैसे काम करते हो, राइट, इन स्पेशल ऑपरेशंस, सो दैट आर कैरिड आउट इन डेजर्ट एरिया, सेमी डेजर्ट एरिया. सो द ट्रेनिंग इज इन लाइन विद द चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जो कि डील करता है विद मेंटेनिंग एंड रीस्टोरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जहां पर सोल्जर जो है पार्टिसिपेट करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स टैक्टिक्स, स्पेशली इन डेजर्ट लाइक कंडीशंस. राइट, फोकस किस पे रहता है अपना? इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे. नाउ थोड़ा सा और बात करते हैं. एज आई वाज सेइंग, हम इसके फेजेस भी देखेंगे. नाउ दिस एक्सरसाइज इज डिजाइन टू डेवलप बाइलेटरल मिलिट्री कॉपरेशन, right, and strengthen the bond between two armies through conduct of discussions and rehearsal of tactical military drills. right, तो इतना तो अपने को क्लियर हो गया है कि इसका मकसद क्या है, to strengthen the relationship between the two armies. Now let's talk about 3 phases of the exercise. First phase, second phase, and the third and the final phase.
पहला फेज इन्वॉल्व करता है मिलिट्री एग्जीबिशंस, टेक्टिकल इंटरैक्शंस. बेसिकली जो सोल्जर्स हैं, दे शोकेस देयर स्किल्स एंड दे डिस्कस मिलिट्री स्ट्रैटेजीज. सो देयर इज मिलिट्री एग्जीबिशंस एंड टेक्टिकल इंटरैक्शंस. फिर अपने सेकेंड फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज फोकस करता है ऑन ट्रेनिंग दैट इज रिलेटेड टू डीलिंग विद improvised explosive devices, IED, counter IED and combat first aid, providing first aid in combat situations. ये हो गया अपना second phase. Now third phase of the exercise, that is in this final phase, एक joint tactical exercise will be there. इसका मतलब दोनों इंडियन भी और इजिप्टियन फोर्सेस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे विद वर्किंग टुगेदर एक ऐसे सिनेरियोज में लाइक फाइटिंग इन बिल्डअप एरियाज, रेस्क्यूइंग होस्टेजेस. सो दैट इज द थर्ड एंड द फाइनल फेज. सॉर्टेड है. एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी दोनों ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए ताकि वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें, बेस्ट वेज शेयर करें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से लर्न करें. सॉर्टेड है. फ्रेंडली रिलेशंस भी और ज्यादा बढ़ते हैं. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, दैट इज रिगार्डिंग योर इंडिया has been elected as the first vice chair of Food and Agricultural Organization Committee on Fisheries, सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट. तो क्या ये पूरी बात है वो मैं भी आपको बता देती हूँ. तो यहां पहले हम COFI मेंशन है ना, COFI इसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस कमेटी ऑन फिशरीज एंड इंडिया has been chosen as the first vice chair of it. तो पता होना चाहिए. Now what is COFI? एक ऐसा ग्रुप है that is connected to Food and Agricultural Organization which is a part of United Nations. सबको पता है. Now it was established in 1965. तो एक सब्सिडरी बॉडी है ऑफ FAO. 1965 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई. ठीक है जी. तो इसके फंक्शन क्या है, अब काम क्या करती है? 3 चीजें करती है. पहला, COFI deals with global matters. जो matters related है to fishing, aquaculture, farming of fish, तो उससे ये डील करती है. दूसरा, एडवाइस देती है, पॉलिसी गाइडेंस कि हाउ यू कैन मैनेज फिशरीज, राइट. जो भी ग्लोबल चैलेंजेस को कंसीडर करते हुए दे गिव एडवाइसेस ऑन हाउ टू मैनेज इट. तीसरा, COFI works towards making sure that fishing is done in a way जो कि environment के लिए भी सही हो, economically viable भी हो और socially sustainable भी हो, right? तो here you can see 3 functions of it. It addresses the issues on international fishing and aquaculture. अपना वहां पर पॉलिसी गाइडेंस देती है ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, ग्लोबल चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हुए कलेक्टिव सॉल्यूशंस प्रमोट करती हैं. ये इंश्योर करते हैं कि एनवायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री. सो द ग्रुपिंग मेक्स रिकमेंडेशन टू FAO काउंसिल और इट्स डायरेक्टर जनरल. सो इट गिव्स recommendations, it suggests ideas, it suggests plans to the FAO council कि how you can handle such issues in fishing and aquaculture, right? थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में. Now it has also been used as a forum in which global agreements and non-binding instruments were negotiated. Please do remember non-binding, binding नहीं है, non-binding है. So COFI is not just a group for discussion. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंट्रीज नेगोशिएट करती हैं, दे टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड रूल्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं फिशिंग को, एक्वाकल्चर को ग्लोबली. सो इट डजंट जस्ट टॉक, एक जनरल टॉक हो गई, नहीं. इट्स लुक एट स्पेसिफिक इश्यूज जो कि फिशिंग और एक्वाकल्चर से रिलेटेड हो, दैट आर ब्रॉट टू इट्स अटेंशन बाय द FAO काउंसिल, राइट. सो इट रिव्यूज दो स्पेसिफिक मैटर्स ऑल्सो. प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनेंगी. Now in 2022 में ड्यूरिंग द 35th मीटिंग ऑफ COFI रोम के अंदर अ न्यू टीम, यू कैन से अ न्यू सब ग्रुप, यू कैन से that is sub committee on fisheries management, sub committee on fisheries management, it was created. So this subcommittee will focus on how to better the manage, how you can better manage fisheries. So it works closely with 2 other subcommittees under COFI, subcommittee on aquaculture and subcommittee on fish trade. ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया. अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज योर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. आर्टिकल को ऐसे ही क्लियर कवर करते हैं कि अपन अब सिर्फ इतना आज इस
क्योंकि इंडिया हैज शेयर्ड दिस, तो बस ये पढ़ लो, उसका रोल, उसका फंक्शन पढ़ लो. लेकिन बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी, एफएओ लिंक्ड है, तो व्हाई नॉट एफएओ? क्योंकि एफएओ से भी तो सवाल बन सकता है. यूपीएससी ने ऐसे थोड़ी कहा था अलग से आपको आके कि नहीं, मैं एफएओ पे सवाल नहीं पूछेंगे हम. दे कैन आस्क. तो एफएओ एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, बिल्कुल है. दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट जो कि हंगर को डिफीट करे और ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छी हो, फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो. तो गोल यही है कि अपन फूड सिक्योरिटी अचीव करें सबके लिए और मेक श्योर करें कि पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू हाई क्वालिटी फूड टू लीड दैट एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ. तो अगर मैं इससे पूछ, यूपीएससी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो, पहले तो मुझे ये बताओ. नहीं पढ़ते हो तो फिर आप ना ये लाइन को ऐसे हवा में ले जाते, क्योंकि यूपीएससी ने 2-3 साल पहले, तीन साल हो गए होंगे लगभग, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग, जैसे एक कोई भी टॉपिक पे 3 स्टेटमेंट्स देती है एंड वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज, अच्छा इसमें इतने मेंबर कंट्रीज हैं. हमें लगता है जनरली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछेगी. आपके लगने से क्या होता है? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं उठाया, वो नहीं देखा, तो आप अपने ख्याली दुनिया में सोच रहे हो कि नहीं ऐसे थोड़ी पूछेगी यूपीएससी. राइट, ऐसा नहीं होता है. अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तब भी आपको ये समझ आएगा जो भी पढ़ रहे हो कि अच्छा यहाँ क्लिक हो जाएगा, यहाँ रुक जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसको मार्क करोगे, बोल्ड हाईलाइट करोगे. नहीं तो पूरी बुक हाईलाइटेड होती है ग्रीन, पिंक, येलो हाईलाइटर से, वो कोई फायदा नहीं है उसका. राइट, सो PYQs एटलीस्ट लास्ट 10 साल के तो देखो ही सही, इट विल ग्रेटली हेल्प यू. तो मेंबर कंट्रीज की बात करूं एफएओ की, सो 195 मेंबर्स हैं, 194 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन. कुछ सिस्टर बॉडीज भी हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. अच्छा, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है बाय एफएओ? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश करी जाती हैं बाय एफएओ. नाउ एज फार एज हेडक्वार्टर इज कंसर्न, वो रोम में है, इटली के अंदर. ठीक है जी, कोई डाउट हो यहां तक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली इंडिया हैज ब्रॉट इन बुल सेमेन फ्रॉम ब्राजील. किस लिए? टू यूज इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. फोकस क्या है? पर्पस ये है, फोकस ये है दैट यू नीड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गिर एंड कंकरेज कैटल ब्रीड्स. सो इंडिया ने इंपोर्ट करी है 40,000 डोसेज ऑफ बुल सेमेन फ्रॉम ब्राजील पहली बार टू बूस्ट द मिल्क आउटपुट वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब अपने को पढ़ना है इन 2 ब्रीड्स के बारे में. कंकरेज, वाडियार भी बोला जाता है, वदियार, वेज, वदर. तो ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, टर्म्स थोड़े से ध्यान में रख सकते हो. कहां से इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? साउथ ईस्ट रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात एंड एडजॉइनिंग राजस्थान, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया पड़ता है ना, वो. ओरिजिन पता होना चाहिए. कलर आप देखना, सिल्वर ग्रे, आयरन ग्रे, स्टील ब्लैक इन कलर दे आर नोन फॉर देयर स्पीड एंड स्ट्रेंथ. अपने स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए बहुत जानी जाती हैं ये कैटल. दे आर एक्सीलेंट फॉर टास्क लाइक पुलिंग हेवी लोड्स एंड आर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल फॉर प्लोइंग फील्ड्स, ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. ब्राजील के अंदर कंकरेज इज फेमसली नोन एज गुजरात. Right, so it is being maintained in large numbers as a pure breed in that country. तो ये अगर टर्म पूछ ली जाए, यूपीएससी डाल दे ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, तो डू रिमेंबर. नाउ गिर ब्रीड भी है. गिर ब्रीड इज वेल नोन डेयरी कैटल ब्रीड. ओरिजिनली गिर तो पता चल रहा है गिर हिल से जुड़ी हुई है, काठियावाड़ जो है गुजरात में, फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़, वहां से जुड़ी हुई है. एंड देयर आर सेवरल नेम्स ऑफ इट. कोई भी नाम से बुला सकते हैं यूपीएससी वाले. बुडाली, देसांड, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरठी एंड सूरती. तो ये कुछ नाम है. इट्स नेटिव ट्रैक्ट इज गिर हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़, ये मैंने आपको बता दिया है. इट इज अ वर्ल्ड रिनॉन्ड ब्रीड जो कि फेमस है फॉर इट्स टॉलरेंस टू स्ट्रेस कंडीशंस एंड रेसिस्टेंट टू वेरियस ट्रॉपिकल डिसीज. ये बहुत अच्छी बात है और यहां से स्टेटमेंट कैन बी फ्रेम्ड. They have that ability to endure challenging conditions without compromising their well-being. So they have that tolerance to stress also. अच्छा, सवाल उठता है ना कि why from Brazil? देखो 18th century में महाराजा ऑफ भावनगर गिफ्टेड गिर cows to Brazil. Brazil then successfully preserved the original Gir breed and modified it over the centuries to enhance that milk production.
तो इंडिया और ब्राजील दोनों दे आर एक्टिवली वर्किंग टुगेदर ऑन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, sharing knowledge and technology that is all related to cattle farming. So Indian breeds like Gir, Kankrej, they were exported to Brazil centuries ago. और ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है इनका मकसद यही है टू ऑप्टिमाइज दीज ब्रीड्स फॉर हायर मिल्क ईट्स इन ब्राजील एज वेल. सो दोनों कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर टू बेनिफिट फ्रॉम दैट हिस्टोरिकल एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन ब्रीड्स टू ब्राजील. ठीक है जी, क्लियर है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस लेक्चर. हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑन पराक्रम दिवस. पराक्रम दिवस मैंने आपको बताया 23 जनवरी को हर साल होता है. क्या होता है इस दिन? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी. ये साल मार्क कर रहा है 127th बर्थ एनिवर्सरी. नेताजी सब लोग बुलाते थे उन्हें, फॉन्डली नोन एज. पराक्रम दिवस का एम क्या है? पराक्रम दिवस का एम क्या है? टू इंस्पायर, to commemorate the courage, determination of Subhash Chandra Bose, to encourage fearlessness, patriotism, especially among the youth. So it wants to inspire them to face challenges, strength से, determination से, right? So this is a way for the nation to pay tribute to the leader जिन्होंने एक बहुत ही योगदान दिया है, crucial role निभाया है in India's fight for independence. So let's talk about certain points regarding Subhash Chandra Bose जी. 23rd of January 1897 he was born. कहाँ पर? कटक, उड़ीसा के अंदर. 1920 में उन्होंने पास किया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. आप प्रेरणा ले सकते हैं. 1921 के अंदर आफ्टर हियरिंग ऑफ नेशनलिस्ट टर्मोइल इन इंडिया उन्होंने अपनी पोजीशन से फिर रिजाइन किया. राइट. बहुत ही सिग्निफिकेंट लीडर रहे हैं इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हैं रहे और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी और पार्टिसिपेट किया इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. राइट. ही ज्वाइंट एंड बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 2 consecutive terms. लेकिन बाद में उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन किया बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद महात्मा गांधी. फिर क्या हुआ? 1939 में ही फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम था यूनिफाइंग ऑल द एंटी ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया. राइट. विद द वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बोस लेफ्ट इंडिया एंड ट्रेवल टू सोवियत यूनियन, जर्मनी, जापान. उनका गोल था टू फॉर्म द अलायंसेस एंड अटैक द ब्रिटिश इन इंडिया. तो यहां पर अगर आप देखें जापानीज असिस्टेंस के साथ सुभाष चंद्र बोस रीऑर्गेनाइज एंड टुक चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि बनी थी फ्रॉम इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड प्लांटेशन वर्कर्स, जो कि हैं फ्रॉम मलाया, सिंगापुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. एंड so it was formed against the British forces, right? So with Japanese support in terms of money, politics, diplomacy, military assistance, Subhash Chandra Bose established Azad Hind government. ठीक है, sorted है. So Subhash Chandra Bose regrouped and led the Indian National Army in battles against the British forces. Number of battles took place in Imphal and Burma, जहां पर INA fought against the Allied forces. तो ये है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में. बाकी आप क्या करोगे? आज अपना मॉडर्न हिस्ट्री से सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो वो टाइम फ्रेम पड़ता है एंड में, वो जरूर कवर करना. राइट. हाफ सेक्शन ऑफ इट, वो आपको बहुत काम आएगा. तो इसी तरीके से आप अपना एक चंक कवर कर लोगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई हो. स्टिल कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. टेक केयर.